नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देश पर डीडवाना कुचामन जिले के सरकारी स्कूलों में ईट राइट स्कूल अवेयरनेस कैंप के तहत बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की आदतें सिखाई गई। इस अभियान में बच्चों को बताया जा रहा है कि पैक्ड फूड खरीदते समय लेबल, उत्पादन तिथि, समाप्ति तिथि और FSSAI लोगो जरूर देखें। साथ ही कम नमक, कम चीनी और कम वसा वाला भोजन अपनाने और घर का बना पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और तैलीय भोजन से दूर रहने और मौसमी फल, दूध, दही, छाछ और मोटे अनाज को आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। RUCO अभियान के तहत तेल को बार बार गर्म करके उपयोग न करने की सलाह दी गई और गो ग्रो और ग्लो संदेश के साथ पौष्टिक भोजन अपनाने पर जोर दिया गया। जी, ये हमारे जो भारत सरकार है, उन्होंने 2018 में ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, इनके नेतृत्व में ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। उसी के अंडर हमारे राजस्थान सरकार ने ईट राइट राजस्थान इनिशिएटिव की शुरुआत की और उसी का एक पार्ट है ईट राइट स्कूल। तो हमारी जो आयुक्त महोदया है टी सोमंगला, उनके निर्देशों की अनुपालना में हम जो जिले की जितनी भी सरकारी स्कूल्स है उसके अंदर ईट राइट स्कूल अभियान चलाया जाकर बच्चों को स्वस्थ खान पान, सुरक्षित खान पान और टिकाऊ भोजन प्रणाली विकसित करने तो अपनी आदतों सुधारने के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बच्चे एक्चुअली हमारे समाज के सोशल एजेंट्स कहलाते हैं। अगर हम किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत बच्चों से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट समाज में अवश्य आता है। समाज ही नहीं, इवन राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। बच्चे अपने विद्यालय के स्तर से बहुत सारी अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। इसीलिए हम जो हमारी खाद्य सुरक्षा और जो जागरूकता है, इन कार्यक्रमों की शुरुआत स्कूलों से कर रहे हैं ताकि बच्चे, जो मार्केट के अंदर बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारे जो पैक्ड खाद्य पदार्थ हैं, इनसे जो बहुत सारी बीमारियां होती है, आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लगभग 80% जो बीमारियां हैं वो हमारे खराब खान पान और जीवन शैली से संबंधित है। इनमें मुख्यतः मोटापा, हमारे कैंसर से संबंधित बीमारियां, हार्ट से संबंधित बीमारियां, हाई BP, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे खाने से जुड़ा हुआ है। हमें जो खाना लेना चाहिए वो नो डाउट सुरक्षित तो होना ही चाहिए, साथ में वो हेल्दी भी रहे, सस्टेनेबल भी रहे। इन चीज़ों के बारे में हम बच्चों को अवगत करा रहे हैं। साथ ही हम बच्चों को FSSAI के जो निर्देश है, जिसमें बच्चों को हम लेबल पढ़ाना सिखा रहे हैं। हम बच्चों को प्रैक्टिकली छोटा सा वर्कशॉप आयोजित करते हैं। उनको जो पैक्ड फूड पदार्थ हैं उनका शो किया जाता है और उनके साथ में उनको उनमें किस चीज़ से ये बने हैं, उनके इंग्रेडिएंट, इनका न्यूट्रिशंस फार्मूला क्या है, FSSAI का लाइसेंस, उनका लोगो, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी डेट कब बना है, कब ये समाप्त होगा, किन चीज़ों से बना है, इनका विशेष ध्यान देवें, इस बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। साथ में बच्चों को जीवन में कम तेल, कम वसा और कम नमक का प्रयोग करने के संबंध में मार्गदर्शित किया। उनको अपनी आदतें थोड़ा ही सही, लेकिन आज से 10% कम शुगर, कम सॉल्ट एंड कम फैट को यूज़ करने के बाबत उनको निर्देशित किया, उनको सलाह दी। इसके अलावा हम रुको अभियान, रीयूज्ड पर्पज़ कुकिंग ऑयल, कि बार बार तेल को गर्म करने से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो हम जो भी खाना घर पे पकाते हैं या हम मार्केट से जो भी चीज़ें तेल में तली हुई चीज़ें खरीदते हैं, तो एक बार अवश्य जांचें कि ये तेल कितनी बार प्रयोग में लिया गया है और अपनी खान पान की आदतों, अपनी जीवन शैली को सुधारें, तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं और बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश अवश्य एक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। आज खाद्य सुरक्षा विभाग जिला डीडवाना कुचामन से हमारे विद्यालय में धर्मेंद्र जी नेहरा, इरशाद जी और अशोक जी घोटिया आए
और आज हमारे विद्यालय को फूड सेफ्टी के बारे में बताया गया, जिसमें किस तरह से भोजन का उपयोग करना चाहिए और किस तरह से जितने भी बाजार में हमें जो पैक्ड सामान मिलते हैं उन पर क्या चेक करके वो सामान खरीदना चाहिए, क्या चीज़ उस पर देखनी चाहिए, और जितने भी बाजार में जो पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें आती है उनका त्याग करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, और जो फास्ट फूड है उनसे भी हमें बचना चाहिए। बाज़ार में जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें शुगर, सॉल्ट, इस तरह के जो और वसा जो होती है उनसे बधे हुए सामान आते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। आज छात्राओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बताया गया। साथ ही बाजार से जो क्रय किए जाने वाले सामान है उसके बारे में बताया गया, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा फूड सेफ्टी FSSAI का जो मानक है उसके अनुसार हमें सामान का उपयोग करना चाहिए। छात्राओं ने आज बहुत दिलचस्पी ली और कई प्रश्नोत्तर भी किए, छात्राओं ने कई बातें भी पूछी, हमारे शिक्षक जो साथी उन्होंने भी पूछा, और मैं आज फूड जो विभाग है, खाद्य सुरक्षा विभाग, इसको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये जो कार्यशाला हमारे विद्यालय में आयोजित की गई। जय हिंद, जय भारत। ईट राइट स्कूल अभियान के तहत हम बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से अवॉइड करने के लिए, लिमिट में रहने के लिए हम अवगत करा रहे हैं कि आपको खाने के अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे तेल में तली हुई हमें चीज़ें नहीं खानी है। जैसे आज की गर्मी का दौर है तो हमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का भी कम से कम सेवन करना चाहिए, और हमें जो खाना चाहिए उसमें है कि हम जो पौष्टिक हमारा खाना है, जैसे कि घर का खाना है, उसके बाद में जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं, हरी सब्जी है, उसका सेवन करना चाहिए, और कम वसा, कम तेल और कम शुगर वाली चीज़ों को हमें प्रेफर करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि आज से हमें 10% कम से कम हमें कम करना चाहिए। हमें बच्चों को अवगत कराया कि घर पे जाके आप कम से कम 10% आप ऑयल का तो अपने माता पिता को बताएं, जिससे कि अपने घर वाले जागरूक हो सकें। आज हमारे स्कूल में फूड इंस्पेक्टर आए थे, 3 जने आए थे, जिनमें से हमें एक फूड इंस्पेक्टर ने फूड के बारे में बताया कि हमें किस प्रकार से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने हमें प्रतिज्ञा भी करवाई कि हमें खाते समय डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें पूरा फोकस खाने पे रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और जो बाज़ारों में ये जो जंक फूड वगैरह मिलते हैं, इनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए हमें। और जो ये लेबल के कुरकुरे वगैरह होते हैं, उनके लेबल को पढ़ना चाहिए, इनके एक्सपायरी डेट को देखना चाहिए, और जो इनके बैच नंबर्स वगैरह होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें फैट बहुत होता है, इनका सेवन बहुत कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनको हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और ये जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि माउंटेन ड्यू वगैरह, ये जो कार्बन वाटर के नाम से जाने जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। 1 कप कोका कोला में लगभग 30 चम्मच के आधार पर शुगर होती है, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमें हर चीज़ को सोच समझकर खाना चाहिए, चीनी, वसा, सब चीज़ का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए कि हमें किस तरह के फूड खाने चाहिए और किस तरह के नहीं खाने चाहिए। कि बाहर मिलने वाले जो भी पकवान, जो भी फूड है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इनका सेवन महीने में 1 या 2 बार ही करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और घर पर बना हुआ खाना, जो भी पकवान है जो 24 घंटे से ज़्यादा खराब हो, उसे ही खाना चाहिए। जो से घर पर बने दाल, रोटी, पोषण मिलने वाले तत्व यही खाने चाहिए। बाहर मिलने वाला हर एक पकवान हमारे लिए नुकसानदायक है, और क्या पता कब बना होता है, कैसे खराब होता है, किस चीज़ें मिली होती है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और क्या पता वो तेल कब का हो, कैसे खराब हुआ है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हमें हमारे शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर पे जाकर के पेरेंट्स को क्या बताएंगे, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, या छोटे बच्चों को क्या कहेंगे? हम हमारे घर के बच्चों को इस तरीके से बताएंगे कि बाहर मिलने वाले कोई भी पकवान को ना खाए। अगर आपकी इच्छा ज़्यादा होती है तो महीने में 1 या 2 बार इसका सेवन करें। इससे आपके शरीर को काफ़ी हानि होती है बाहर मिलने वाले प्रोडक्ट्स, पकवानों से। और हमारे घर के जो भी माता पिता, बुजुर्ग हैं, उन्हें हम ये कहेंगे कि आप बाहर मिलने वाली चीज़ें ना खरीदें। अगर आपका मन या दिल चाह रहा है तो आप 1 या 2 बार ही खरीदें, क्योंकि ये मिलने वाले प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में अभी कुछ नहीं कहेंगे, आगे जाकर पता चलेगा कि इनसे क्या और कितनी खतरनाक बीमारियां होती है।
जनगणना 2027 को लेकर जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी गौरव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वगणना कर इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनगणना देश की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। इसलिए इसमें दी गई जानकारी का सही और सटीक होना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी योजनाओं की कार्य योजना बनाकर समय पर लागू किया जाए। साथ ही विभाग से जुड़े पत्रों का जवाब भी समय पर भेजा जाए। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर में नरसिंह चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से देर रात तक शहर के मंदिरों में भगवान नरसिंह के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिरों में भगवान नरसिंह का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। दम्मानी चौक स्थित मंदिर में करीब 350 साल पुराने मुखौटे का उपयोग कर नरसिंह रूप धारण करवाया गया। मान्यता है कि इस लीला में भाग लेने वाले श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभव होता है। मेले की प्रति जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पुराना मंदिर है, तो निश्चित रूप से जो उनके मेले देखने वाले जो परिवार आते हैं यहाँ पे, जो हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। उनकी मानसिकता में ये बात तय है कि बीकानेर के अंदर जो 10 से 12 मेले होते हैं उसमें सबसे अच्छा मेला ये लखोटिया चौक नरसिंह मंदिर में होता है। इसलिए यहाँ की भीड़ अदर जितने भी जगह पे ठाकुर जी के अवतार होते हैं, दर्शन होते हैं, मेला भरता है, उससे सबसे ज्यादा भीड़ हमारे यहाँ है। उसका बेस कारण यही है क्योंकि मेले के अंदर सबसे जो अट्रैक्ट करता है वो चेहरे ही करता है। फिर जो बनने वाला व्यक्ति है उसकी शैली जो इतनी अच्छी होती है कि वो उस मेले के अंदर एक जान डाल देता है, उसको एकदम ईमानदारी से कैसे प्ले को दिखाने की कोशिश करता है, जो रिस्क के साथ में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ऑनेस्टली अपनी जान जोखिम में डालकर इस गर्मी के अंदर उस पूरे गेम को अच्छे से दिखाता है, लोगों को दर्शन करवाता है। बीकानेर का सबसे प्राचीनतम मंदिर लखोटिया चौक में है, जहां हर वर्ष नरसिंह चतुर्दशी का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले की जो खास बात है कि यहाँ सब आपसी सहमति से बनाए जाते हैं, चाहे वो हिरणा कृष्णा हो, चाहे वो प्रहलाद जी हो, चाहे वो नरसिंह जी हो। इन तीनों का जो मिश्रित होता है वो सभी कुमार होता है। यहाँ हमारे कोई पर्ची सिस्टम नहीं होता है और बरसों से ये परंपरा चल रही है। यहाँ इस मेले के अंतर्गत सबसे पहले भगवान प्रहलाद निकलते हैं, भक्त प्रहलाद निकलते हैं, जो कि सोने चांदी की कुर्सी पर विराजमान होते हैं। उसके तत्पश्चात हिरण्यकश्यप आता है और वो कूद लगाता है कांटे पर और भक्त प्रहलाद को डराने की कोशिश करता है। उस डराने के तुरंत बाद में ही नरसिंह भगवान आ जाते हैं। नरसिंह भगवान खम्भ पाड़ कर आते हैं, जिसकी प्रतीकात्मक हमारे यहाँ पे एक कोठी बनाई जाती है। उस कोठी की एक विशेषता है कि उसको लेने से धन धान्य बढ़ता है, उसको जहाँ रखने पर धन धान्य बढ़ता है, ऐसी मान्यता है। तो उसको लेने के लोग उमड़ पड़ते हैं और उसके बाद नरसिंह भगवान आते हैं। तो जो ये मोहल्ले में जो छतें होती है, रोड होती है, वो पूरी तरह से गुंजायमान हो जाती है और भक्त प्रहलाद जो ये बना है बालक, इसके लिए रक्षा के लिए प्रार्थना करी जाती है कि भगवान नरसिंह आ गए हैं, अब इसकी रक्षा करेंगे। तो इस दरमियान 3 कुश्ती होती है हिरण्यकश्यप और नरसिंह जी की। तो लास्ट कुश्ती होती है वो त्रिकाल संध्या होती है। उस त्रिकाल संध्या में हिरण्यकृष्णा का वध कर दिया जाता है। तो हिरण्यकृष्णा को मृत समझकर अंदर लेके जाते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान को द्वार पर खड़े रहकर पहला एक ऐसा मंदिर होगा जहां उस स्वरूप की आरती की जाती है। उस मंदिर में जो पूजा पर रखी हुई जो मूर्ति है, उससे पहले आज के दिन मूर्ति जो स्वरूप बनते हैं उसकी आरती होती है। तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान से पहले वो अवतार है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान आते हैं, लेश मात्र ही आते हैं, लेकिन भगवान आते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव मैंने भी किया है। मैं एक बार नरसिंह जी बना तो मुझे वो अनुभूति हुई थी, क्योंकि 30 सेकंड मेरे पूरा अंधेरा हो गया था। जब मेरे वो चेहरा बनाया गया था तब मैंने मेरे पिताजी से पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो चीज
आप सामान्य व्यक्ति थे, उससे भगवान का स्वरूप आपने धारण किया है, तो वो जो चेंजेस आया है तब मैं मान गया भगवान आते हैं। इसी लीला को हम रोज जीते हैं और हर साल इसका इंतजार करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा बीकानेर लखोटिया चौक का ये करता है। आप देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी क्या विशेषता ये मुकुट मिट्टी कट्टी से बने हैं। हमारे यहाँ कोई भी पीताम, लोहा, पीताम जो भी वस्तु होती है अस धातु की नहीं है, और इतने बरसों के मुकुट को सहज कर रखा गया है। उसकी चमक आज भी बरकरार है, देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं तो हमारे पर सब पर कृपा करती है। तो मैं आज के दिन पूरे बीकानेर नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए नरसिंह भगवान से कामना करता हूं कि वो सबकी सहाय करें, क्योंकि नरसिंह जी सदा सहाय करते हैं। ये देखिएगा, हमारे साथ भक्त प्रहलाद भी है, जो छोटा सा बच्चा है, लगातार 3 घंटे बैठा है, राम नाम का जाप किया है। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर के नया बाजार स्थित भगवान लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में 350 साल पुरानी परंपरा के तहत प्रसिद्ध लाल्या काल्या मेला शुरू हो रहा है। इस मेले की खास परंपरा यह है कि लाल्या काल्या ब्रह्मा और होलिका के रूप में कलाकार मुखौटे पहनकर लोगों के बीच अभिनय करते हैं। लाल्या के सोटे को लोग प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, जबकि अन्य पात्रों से बचने की कोशिश करते हैं। मंदिर समिति के अनुसार यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जा रही है और आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। करीब 350 साल पुराने मुखौटे आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। सीकर जिले में चल रहे स्वगणना अभियान को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने खुद अपने आवास से मोबाइल के जरिए ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने अपने घर से ही जरूरी जानकारी भरकर एक उदाहरण पेश किया। कलेक्टर ने बताया कि स्वगणना से सरकार को सही और सटीक आंकड़े मिलते हैं, जिनके आधार पर विकास योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक सही जानकारी खुद दर्ज करे तो प्रशासन का काम आसान होगा और योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचेगा। आज 1 मई 2026 से पूरे राजस्थान प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण जो स्वगणना का चरण है यह प्रारंभ हुआ है। इसी क्रम में आज मैंने भी यहाँ पर जिला कलेक्टर आवास में अपने आवास की स्वगणना करके SEID जनरेट की। मैं सीकर के सभी निवासियों से अपील करता हूँ कि इसी तरह आप स्वगणना की वेबसाइट se.census.gov.in पर जाएं और स्वगणना कराएं। यह प्रोसेस अत्यंत ही सिंपल है। केवल फर्स्ट इंस्टेंस में जब आपको अपने घर की लोकेशन मार्क करनी है उस समय आपको 1-2 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद 34 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अलग अलग विंडोज़ में, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल हैं, जैसे कि आपके यहाँ पानी का क्या स्रोत है, आपके यहाँ किचन में LPG आती है कि नहीं, इत्यादि। सो आप इसको करके अपनी SEID जनरेट करें और प्रथम चरण के स्वगणना के चरण खत्म होने के बाद जब प्रगणक आपके घर पर पहुँचेंगे तब आप उस SEID को बताएं। केवल SEID बनानी है। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि इसमें कोई OTP नहीं देना। तो जब आप SEID बताएंगे उसके बाद प्रगणक उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर पाएंगे। स्वगणना किए जाने का फ़ायदा यह है कि आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने घर के पढ़े लिखे बड़े बूढ़ों से, बच्चों से डिस्कस करके कर सकते हैं और जो आप इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं वो ही सेंसस में पूरी तरह से रिकॉर्ड होती है। पहला संस्करण है जिसमें डिजिटल सेंसस किया जा रहा है, तो इसको आप स्वगणना के हिसाब से खुद इन्फॉर्मेशन भर के अगर सेंसस में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो बहुत ही सूचनापूर्ण और सही डेटाबेस क्रिएट होगा। अतः पुनः आप सब लोगों से निवेदन है कि सेंसस के स्वगणना का चरण जो आज से प्रारंभ हुआ है 1 मई 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक चलेगा, इसमें अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें और इस पूरे प्रोसेस को सफल बनाएं। देश भर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बूंदी जिले में इसे डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने खुद ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भरी। उन्होंने मोबाइल और टैबलेट के जरिए अपना विवरण दर्ज किया और लोगों से भी अपील की कि वे इस आसान और सुरक्षित प्रक्रिया का हिस्सा बने। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया सिर्फ 3 से 4 मिनट में पूरी हो जाती है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी, जल निकासी और गेहूं खरीद से जुड़े कामों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई थी और करीब
150 पोल टूट गए थे, लेकिन उन्हें ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। मंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए उनकी फसल की जल्दी खरीद जरूरी है। सभी विभागों को कहा गया है कि विकास कार्य समय पर पूरे करें। हिंडोली में माननीय मुख्यमंत्री जी जब हिंडोली आए थे तो वो घोषणा करके गए थे कि हिंडोली में वहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले का पैनोरमा बनाया जाएगा। उस पर चर्चा हुई है, उसके लिए बात हुई है और उसकी जगह के बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा उसकी DPR बने ताकि वहाँ नगर निकाय के माध्यम से जिससे भी वो बजट मिले उस पर जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति आवे, इस पर निर्देश दिए हैं। उस पर जो भी ज़रूरत होगी जयपुर में बैठ करके और वित्त विभाग के साथ IRDG को जिसको भी एजेंसी बनाएंगे उसको जल्दी से जल्दी काम सुचारू रूप से चालू हो, उस पर चर्चा की है और उसका भी प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसी स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी जिला अस्पताल ने एक खास कोल्ड वॉर रूम शुरू किया है, जो गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए राहत का केंद्र बन गया है। इस वार्ड में 24 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ AC, कूलर और पंखों की मदद से पूरा माहौल ठंडा रखा जाता है। मरीजों के इलाज के लिए आइस पैक, ORS घोल, जरूरी दवाइयाँ और मेडिकल स्टाफ की विशेष व्यवस्था भी की गई है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के प्रचार प्रसार के तहत जिले में चल रहे ग्राम रथ अभियान से ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इसी के तहत सवाई माधोपुर जिले की 18 ग्राम पंचायतों में रथ पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 5000 लोगों ने योजनाओं की जानकारी ली और अपनी शंकाओं का समाधान भी पाया। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की सूची बनाने और उनकी गणना का काम शुरू हो गया है। उदयपुर जिले में भी इस अभियान की शुरुआत के साथ ही स्वगणना प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। इस प्रक्रिया के तहत नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत से पहले जिला परिषद सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। इस दौरान कई कर्मचारियों ने अपने मोबाइल से ही अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। आज से लेके 15 मई तक जो जनगणना का फेस है वो स्वगणना का है, यानी व्यक्ति जो है अपने खुद के घर की जो गणना है, घर का जो डिटेल है उसके बारे में स्वयं भर सकता है। इस दौरान हम लोगों ने शुरुआत हमारे ऑफिस से की है और यहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको स्वगणना करवाई है और ब्लॉक लेवल पे और पंचायत स्तर पे भी हम लोग आने वाले समय में सभी संस्थानों में, शिक्षक संस्थानों में सभी जगह ये कार्यवाही करवाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और इसके बाद 16 मई से 15 जून तक प्रगणक जो है घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग का काम करेंगे और जिन्होंने स्वगणना करी है उसको वेरीफाई भी करेंगे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए चल रहा ग्राम रथ अभियान जिले में लगातार जारी है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और महिलाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करना है। यह अभियान 15 दिनों तक विधानसभा वॉर रूम चार्ट के अनुसार चलाया जा रहा है और 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी गांव ढाणी तक पहुंचा रहा है। खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान की अध्यक्षता में चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में HPV वैक्सीन महाअभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। उपखंड अधिकारी ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उपखंड अधिकारी ने कहा कि इस टीकाकरण को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आज HPV वैक्सीनेशन को लेकर के उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर शिक्षा विभाग से CBO मैडम और सभी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल और उनके टीचर्स की उपस्थिति रही। इसमें 14 से 15 वर्ष व 3 महीने ऊपर की बालिकाओं को HPV वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है। तो मेरी सभी से अपील है कि अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। वह सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के जो कैंसर होता है उससे बचाव के लिए टीका आवश्यक रूप से लगाएं।
सर्वाइकल कैंसर जो है इन दिनों में बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है और ये काफ़ी चिंता का विषय था। और इसकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत सरकार के दौरान में चालू किया गया है, HPV वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगाई जा रही है, जिसमें 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाया जाएगा। और ये जो टीका है वो सर्वाइकल कैंसर जो बच्चों की एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हो रहा है, उससे बचाव का एक बेहतरीन तरीका है। आज खेतड़ी के गोटड़ा अस्पताल से हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और सबसे जो मेन बात यह है कि कुछ लोगों में इसको लेकर भ्रांतियां है। कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण के तहत नए प्रयोग कर रहा है। इसी प्रयास में जिले में पहली बार सूरजमुखी की खेती की गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सूरजमुखी की खेती से जोड़ना है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भरतलाल मीणा एवं नुपुर शर्मा के मुताबिक सूरजमुखी की खेती से किसानों को 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल की पैदावार मिल रही है। सूरजमुखी का बाजार भाव 7,000 से 7,500 रुपए तक प्रति क्विंटल रहता है, जिसके चलते किसानों को मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है। सूरजमुखी की फसल रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसमों में ही पैदा की जा सकती है इसको, और तीनों के लिए ही सूटेबल मौसम रहता है और आराम से पैदा की जा सकती है। किस तरह की भूमि में इसको पैदा किया जा सकता है और किसानों को कितना लाभ इससे मिल सकता है? सूरजमुखी ऐसी फसल है जो किसानों के मध्यम या कम उपजाऊ भूमि में भी आराम से पैदा हो सकती है। किसान की ज़मीन में दूसरी फसल नहीं होती है तो इस फसल को भी आराम से ले सकते हैं। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदा होती है, जो करीबन 7-8 हज़ार रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इसका मार्केट भाव मिल जाता है। और जहाँ तक है लागत कम है तो मुनाफा अपने आप ही बहुत ज़्यादा इससे मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि कम लागत में अच्छा मुनाफा किसान कमा सकता है। बिल्कुल है। और इसमें जहाँ तक है जो कीड़े और बीमारियाँ हैं वो भी ना के बराबर लगती है, क्योंकि अपने ज़िले में ये फसल पहली बार बोई है तो इसमें कीड़े बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं है, तो दवाइयों का भी अपने आप खर्चा बच जाता है। ये भी एक तिलहनी फसल है और इसके जो तेल का उपयोग है वो मुख्य रूप से ये हल्का होता है, तो जो दिल के रोगी हैं उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल रोगी जो है उनके लिए उपयोगी ये है। इसमें जो फैट होते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं, तो इनका खाद्य के रूप में उपयोग बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये सूखा सहनशील है, कम पानी में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी फसल है, कम पानी में भी इसका उत्पादन जैसे आप ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर से लगभग 25 से 30 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। बाजार भाव की बात करें तो जैसे एक हेक्टेयर में कितनी फसल पैदा हो सकती है और कितना भाव उसको मिल सकता है? 1 हेक्टेयर में जैसे आप उत्पादन की बात करें 20-25 क्विंटल तक आप उत्पादन ले रहे हैं, और बाजार भाव तो आप डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे मंडी में कितना उपलब्धता है इसकी बाजार की। हमारे यहाँ ये प्रायोगिक है तो अभी इतना नहीं है, लेकिन यदि किसान भाई इसका रुझान लेते हैं तो 7,000 प्रति क्विंटल तक इसके भाव ले सकते हैं। और MSP इसकी 7,500 के लगभग इसकी MSP है, तो वो आप भाव ले सकते हैं। किस तरह की भूमि में पैदा हो सकती है? मध्यम उपजाऊ भूमि में ये आराम से पैदा हो सकती है। और हमारे यहाँ हमने ऐसी प्लॉट्स में इनको लगा के देखा है जहाँ पे कोई भी फसल हमारी नहीं होती थी, जहाँ हम जौ का उत्पादन करते थे, तो वहाँ भी इसका उत्पादन हो रहा है। मतलब लवणीय भूमि में भी इसका उत्पादन हम कर पा रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत 1 मई 2026 से हो गई है। इस बार जनगणना को स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। इसके माध्यम से लोग स्वयं ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि स्वगणना के लिए विशेष वेब पोर्टल 1 मई से 15 मई 2026 तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सुविधा के प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ पे जो शहर के जो प्रगणक हैं, वो सुपरवाइजर हैं, उनका ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे था। और सेल्फ इन्वेस्टिंग जो है, खुद की जो व्यक्ति खुद ही अपना फॉर्म भर सकता है, उसका आज से स्टार्ट हो गया है। और SC.census.government.in पे कोई भी व्यक्ति जाकर इसको भर सकता है। और अगले 16 मई से मकानों का सूचीकरण का काम शुरू होगा। और क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसी से देश के आगे की 10 साल की स्कीम्स वगैरह बननी है,
तो इन्हीं को ये कि प्रत्येक व्यक्ति को भी इस संवेदनशीलता से इसको काम करना और 100% एक्यूरेसी में देना है। देशव्यापी जनगणना के तहत चल रही स्वगणना प्रक्रिया को तेज करने के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने स्वयं अपने परिवार की स्वगणना पूरी की। उन्होंने जिले के लोगों से भी इस कार्य में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वगणना से नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर मिलता है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सटीक बनती है। कलेक्टर हसीजा ने आमजन से आग्रह किया कि वे 15 मई 2026 से पहले अपनी स्वगणना अवश्य पूरी करें। डिजिटल जनगणना 2027 की दिशा में 1 मई से सलूम्बर जिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता स्वगणना है, जिसके जरिए लोग घर बैठे मोबाइल से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। नगर परिषद सलूम्बर ने जनगणना गतिविधियों के संचालन की विशेष व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी मोहम्मद जुनेद पीपी ने बताया कि जनगणना केवल आंकड़े एकत्र करना नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं की नींव है। राजस्थान में तेजी से घट रही दुर्लभ जंगली बिल्ली कैरेकल के संरक्षण के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए रणथंभौर से प्रोजेक्ट कैरेकल का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में कैरेकल की वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा। साथ ही इसके आवास और व्यवहार पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कैरेकल के संरक्षण के लिए मजबूत और प्रभावी रणनीति तैयार करना है, ताकि इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से शुरू हो गया है। इसके तहत 1 मई से 15 मई तक नागरिकों को स्वगणना की सुविधा दी गई है, जिसमें लोग खुद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। जोधपुर जिले में इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर आमजन को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया बेहद आसान है। नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना जो स्वगणना सबसे शुरू हुई है, किस तरह से क्या व्यवस्था? जनगणना 2027 उसमें स्वगणना की आज से शुरुआत हो गई है और 1 से लेकर 15 मई तक कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर के स्वगणना कर सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैंने भी वो प्रक्रिया अपना कर देखा और अपनी स्वगणना करी। स्वगणना में मात्र 34 प्रश्न हैं, जो कि एक तरह से चेक बॉक्स के फॉर्म में आते हैं। आपको ऑप्शन विकल्प चयन करना है और घर के मुखिया जो भी हैं उनकी मोबाइल नंबर डाल के OTP लेकर के लॉगिन करके उसको की जा सकती है। ये इसलिए महत्व की है क्योंकि पहले तो ये पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में आम आदमी कैसे भागीदारी करे अपना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी मोबाइल सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, वो कुछ देर के लिए समय निकालें और se.census.gov.in पे जाएं और OTP से जो आपके घर के जो भी मुखिया हैं, आपके पिताजी, दादाजी, जो फैमिली के हेड हैं, उनके मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, OTP लें और उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। अपने घर को वहाँ जो मैप होता है उस मैप में चयन करें और इस प्रक्रिया को आप पूरा करें। इससे होगा क्या कि इस प्रक्रिया से जो हमारे 4000 के आसपास प्रगणक हैं, जब 16 मई से आपके घर पे आएंगे तो उनका कार्य बड़ा आसान हो जाएगा। वो केवल इस यूनिक नंबर को आपसे लेंगे और आपका गणना का कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रशासनिक रूप से काफ़ी बड़ा कार्य है। हमारे करीबन 1969 हमारे विलेजेस हैं, उनको हमने डिवाइड किया है, जिनमें करीबन 4000 के आसपास कार्मिक लगाए हैं। इनके प्रशिक्षण हमने सबके पूरे किए हैं और साथ में इनके जो फील्ड चार्ज अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, हमारे 14 तहसीलदार और 6 जो नगरीय निकाय हैं। नगर निगम ये कार्य अलग से कर रहा है तो उनको हमने अलग निकाल दिया है। तो 6 नगरीय निकायों में करीबन 4000 लोग मिलकर इसको करेंगे। अभी तो ये स्वगणना फेज में चल रहा है। आज सुबह तक करीबन 2-2.5 लोगों ने हमारा ये काम कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपके माध्यम से लोगों तक अपील जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। प्रचार प्रसार के लिए हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। धन्यवाद। स्वगणना अभियान के तहत राजसमंद विधायक श्रीमती दीप्ति महेश्वरी ने स्वयं आगे बढ़कर अपने परिवार की स्वगणना
पूरी की। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना कर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में भाग लें। विधायक माहेश्वरी ने कहा कि स्वगणना नागरिकों को अपनी जानकारी खुद दर्ज करने का सरल और सुविधाजनक अवसर देती है। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आसानी से भर सकते हैं। सभी राजसमंद जिले के वासियों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आज से केंद्र सरकार द्वारा जो स्वगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है उसमें मैंने अपना खुद का ऑनलाइन रजिस्टर कर उसमें अपना योगदान दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि 1 से 15 तक ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन है, कृपया करके खुद इसमें जाएं और बहुत बेसिक डिटेल्स हैं आपके घर को लेकर, आपके परिवार के सदस्यों को लेकर, कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में, उन सब में सहयोग करें। बेसिक डिटेल्स हैं उसको फिल करें और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें आप जब जाएंगे तो उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्वगणना में। इससे ये फ़ायदा होगा कि 15 मई के बाद जब आपके घरों पर अलग अलग लोग आएंगे इस सेंसस को करने के लिए, तो उनको आपको ये एक यूनिक आईडी जो आप फॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिक आईडी प्रोवाइड करना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा, आपका जो सेंसस है, आपका परिवार का पूरा नाम दर्ज हो जाएगा। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि कृपया करके 1 से 15 तारीख तक ज़रूर से पोर्टल पर जाकर अपने परिवार में भी सबको बताएं और खुद भी इसमें योगदान दें। जनगणना जो 2027 में प्रारंभ हो रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश की प्रगति के लिए। हमारे देश में किस तरीके से भारत को आगे विकास की कौन सी लहर पकड़नी, कहाँ पर हमारे को ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इस सेंसस से हमें पता पड़ेगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।